नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 4 में आपका फिर से स्वागत है। काफी दिनों से हम आपके साथ कोई किस्सा शेयर नहीं कर सके। जी हाँ, कुछ मसरूफियात रही, पर चलिए, देर से आए पर दुरुस्त आए। तो सीजन 4 में आज जो किस्सा हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस किस्से का नाम है जामताड़ा के पंडित जी। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। कोविड के चलते आजकल ज्यादातर मीटिंग्स जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। ऐसे में आप सब लोग एक साथ और दूसरी तरफ क्लाइंट के लोग एक साथ बैठकर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मीटिंग कर लेते हैं। पहले की तरह ऑफिसेज में जाके मीटिंग करने का दौर अब नहीं रहा या कम हो गया है। बस झट से एक टाइम मुकर्रर कीजिए और ऑनलाइन आ जाइए और फिर जितनी भी बातें आपको करनी है कर सकते हैं। कहते हैं किसी के किस्से किसी के हिस्से। आज का ये किस्सा निखिल कुमार का किस्सा है। निखिल दोस्त होने के साथ साथ सहकर्मी भी हैं। तो इस किस्से की शुरुआत कुछ यूं हुई कि हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग थी। प्रोडक्शन से पहले क्लाइंट के साथ सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। तय यह हुआ कि हम सब लोग अपने ऑफिस से और क्लाइंट अपने ऑफिस से इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 3 बजे मीटिंग का समय था। हम सब लोग तो ऑफिस में एकत्रित हो गए। निखिल, जो कि पेशे से एक डायरेक्टर भी हैं, उनका इंतजार किया जा रहा था। 1-2 बार निखिल को फोन किया गया तो निखिल ने फोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर के बाद निखिल का हमें फोन आया और निखिल ने हमसे कहा कि बहुत देर से मैं चाह रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल जाए, लेकिन इस बीच बहुत सी गाड़ियों से आने की कोशिश की, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से अब एक उबर मिली है, तो अब मैं सीधा मीटिंग पर आ रहा हूं और कॉल ज्वाइन करूंगा। निखिल गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। निखिल को गाड़ी चलाना पसंद भी है, लेकिन फिर भी निखिल ना तो गाड़ी खरीदता है ना गाड़ी चलाता है। खैर, देर से ही सही निखिल उस मीटिंग में आया। मीटिंग हुई, सारी बातें तय हुई और फिर उसी मीटिंग के आधार पर अब हम लोग शूट करने एक दूसरी लोकेशन पर पहुंचे। दूसरी लोकेशन पर हम शाम को शूट निपटा जब अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो निखिल ने मुझसे कहा कि क्या मैं आपकी गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं। तो मुझे उसकी बात सुन थोड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने निखिल से पूछा कि निखिल, मैंने अक्सर देखा है कि तुम या तो उबर या ऑटो की तलाश में रहते हो, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें गाड़ी चलाना पसंद भी है और तुम ऑफ कोर्स गाड़ी अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन तुम गाड़ी चलाते नहीं, तो इसके पीछे क्या राज है। तो बस इस किस्से की शुरुआत वहीं से हुई। बात उन दिनों की है जब निखिल अपने शहर झारखंड में रहा करता था। निखिल ने अपनी पढ़ाई और बचपन का काफी समय रांची और झारखंड के दूसरे शहरों में गुजारा है। निखिल के पिताजी बैंकर हैं और एक सरकारी बैंक में कार्यरत थे। तो ऐसे में झारखंड के बड़े शहरों के अलावा झारखंड के दूसरे छोटे शहरों में जाने का मौका भी निखिल को मिला। पढ़ाई के साथ साथ एक शहर से दूसरे शहर जा पिताजी के साथ, फैमिली के साथ झारखंड के बहुत से शहरों में निखिल ने समय गुजारा। हाल फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जामताड़ा के नाम से एक सीरीज आई। उस सीरीज के आने के बाद जामताड़ा का नाम आज घर घर में पहुंच गया है।
जामताड़ा को इंडिया की फिशिंग कैपिटल भी कहते हैं। अधिकतर जितने भी बैंक या कार्ड घोटाले के लिए फोन आया करते हैं, उन सब का ओरिजिन ज्यादातर जामताड़ा से होता है। अगर हम जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा का विभाजन दुमका डिस्ट्रिक्ट के साथ हुआ। तो जामताड़ा के एक तरफ देवगढ़, एक तरफ गिरिध, एक तरफ दुमका और एक तरफ धनबाद है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों के लोअर एल्टीट्यूड में जामताड़ा है। तो जामताड़ा को जितनी भी पॉपुलैरिटी अब मिली, वो उन कारनामों के चलते मिली कि जो कोई खास शाबाशी देने वाले तो नहीं है। पर जामताड़ा हमेशा से ऐसा नहीं था। झारखंड में रहने के दौरान निखिल के पापा की जामताड़ा में भी ट्रांसफर हुई। छोटा सा शहर था, और अगर आप बैंक में कार्यरत हैं तो अक्सर शहर के सभी लोगों से आपकी जान पहचान हो ही जाती है। उस समय सरकारी बैंकों का प्रचलन ज्यादा था, तो हर किसी को सरकारी बैंक में कार्यरत लोगों से काम पड़ ही जाता था। ऐसे में आपकी जान पहचान का दायरा भी बढ़ जाता है। निखिल के पिताजी को भी जामताड़ा में लगभग सभी लोग जानने लगे थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। निखिल छोटा था हालांकि, लेकिन जामताड़ा शहर की यादें निखिल के जहन में अब भी हैं। और वैसे भी जामताड़ा के बाद ये लोग रांची आ गए, जो कि जामताड़ा से लगभग 5-5.5 घंटे की दूरी पर है। और फिर जामताड़ा से बगल में ही एक शहर धनबाद है, जहां भी अक्सर आना जाना लगा रहता है निखिल का। बहरहाल जामताड़ा में समय गुजारने के बाद निखिल अपने परिवार के साथ रांची आ गया, और फिर ज्यादातर समय निखिल का पढ़ाई का या स्कूल का रांची में ही गुजरा। तो एक दिन रांची में निखिल के पापा से मिलने उनके एक दोस्त आए। ये जो दोस्त थे या परिचित थे, इनसे निखिल के फादर का मिलना उसी दौरान हुआ था जब ये लोग जामताड़ा में रहते थे। तो जामताड़ा से जोशी अंकल आए, गरम जोशी से उनका स्वागत किया गया। अब जामताड़ा के जोशी अंकल की खास बात एक ये थी कि वो काम के साथ साथ पामिस्ट्री का भी शौक रखते थे, यानी वो हाथ देखते थे और भविष्य बताते थे। और निखिल के पापा और उनके परिवार को जोशी अंकल की इस विद्या पर काफी विश्वास भी था। तो अंकल के आते ही सारा परिवार अंकल के साथ बैठ गया, और झट से निखिल के माँ बाप ने जन्म कुंडली और हाथ दिखाने का सिलसिला शुरू किया। धीरे से इस क्रम में निखिल की बारी भी आई। निखिल का हाथ देख और निखिल की कुंडली को पढ़ जोशी अंकल ने निखिल के माँ बाप से कहा कि देखिए, आपके लड़के का भविष्य काफी उज्जवल है। बस एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे ही कोई भी पंडित या ज्ञानी व्यक्ति आपसे ये बात कहता है तो आप पहले से अधिक सचेत भी हो जाते हैं। तो ऐसे में निखिल के मदर और फादर ने उनसे पूछा कि बताइए किस चीज का हमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो उन्होंने झट से कहा कि देखिए, आपके लड़के के भाग्य में गाड़ी चलाने का सुख नहीं है, या यूं कहें कि उसे कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से पंडित हाथ देख या कुंडली देख आपको लोहे की चीजों से दूर या किसी तरह के व्यापार से दूर रहने की सलाह देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां आप झट से पंडित जी से ये भी पूछ लेते हैं कि इसका कोई उपाय बताएं, और अगर कोई उपाय है तो वो पूरा किया जाए।
लेकिन निखिल उस समय छोटा था और माँ बाप के सामने ये कहना कि ठीक है हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मुश्किल का काम था नहीं। तो जोशी अंकल ने अपनी भविष्यवाणी निखिल को और निखिल के माँ बाप को बताई और वो वापस जामताड़ा लौट गए। जी हाँ, जामताड़ा सिर्फ फिशिंग कैपिटल ही नहीं है, जामताड़ा की भविष्यवाणियां भी लोग सुनते हैं, समझते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। तो ऐसा ही हुआ भी। धीरे धीरे निखिल रांची में बड़ा होने लगा। जितने भी संगी साथी थे, बड़े होते होते उन्हें स्कूटर बाइक चलाने का चाव आ ही गया। लेकिन निखिल था कि माँ बाप उसकी सब जिद तो मानते थे, लेकिन जैसे ही वो बाइक, स्कूटर या गाड़ी का जिक्र करता तो हमेशा उसे ना का ही जवाब सुनना पड़ता। खींच तो आती, लेकिन माँ बाप के आगे फिर आपकी चलती नहीं। 11वीं तक आते आते निखिल ने छुप छुप कर यार दोस्तों की मदद से कभी कभार उनकी बाइक, स्कूटर ले हल्की फुल्की ड्राइविंग तो सीखी, पर खुले रूप से ना तो वो कभी परिवार में ड्राइविंग के लिए कह पाया या गाड़ी खरीदवाने के लिए कह पाया, और ना ही दोस्तों के साथ उतनी फ्रीक्वेंटली उनकी बाइक या स्कूटर ले चला पाया। खैर, समय बदला। करियर के चलते रांची से निखिल दूसरे शहरों में आ गया। फिर फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई करने के बाद कामकाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके चलते निखिल दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद बहुत सी जगह काम करने के बाद होम 18 नेटवर्क में निखिल की नौकरी लगी। हम आपको यहां यह भी बता दें कि निखिल आज शादीशुदा है। निखिल की जो पत्नी है वो आंध्र प्रदेश या यूं कहें हैदराबाद की रहने वाली है। निखिल अक्सर हैदराबाद जाते हैं और अपनी वाइफ के परिवार से भी मिलते हैं। उनके परिवार में वहां एक ऑटोमेटिक गाड़ी भी है। हालांकि निखिल कभी कभी उस ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन खुलकर ड्राइविंग करना अभी भी निखिल के जहन में कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। अक्सर निखिल की वाइफ उनसे कहती कि आपको ड्राइविंग करनी चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए, तो निखिल कुछ ना कुछ बहाना लगा उसे टाल देते हैं। तो बहरहाल वापस आते हैं तो निखिल दिल्ली आया और दिल्ली आके होम 18 नेटवर्क में निखिल की नौकरी लग गई। निखिल उस समय अकेला रहता था, तो ऐसे में अक्सर बस या ऑटो पकड़ वो ऑफिस आया करता था। बहुत से मौकों पर जब आपके पास अपना वाहन नहीं होता और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दूसरे प्राइवेट व्हीकल्स पर आश्रित होते हैं, तो ऑफिस के समय में कभी ना कभी आने जाने में आपको अधिक या कम समय लग ही जाता है। निखिल फिल्म डायरेक्शन का काम कर रहे थे और फिल्म डायरेक्शन के काम में सबसे अहम भूमिका जिस व्यक्ति की होती है या जो सपोर्ट मैकेनिज्म उन्हें चाहिए होता है, वो रहता है एडिट डेस्क पर बैठे हुए लोगों का। तो ऐसे में उनके ऑफिस में जितने भी लोग एडिटर थे या एडिट किया करते थे निखिल के साथ, धीरे धीरे उनसे दोस्ती होने लगी। उन्हीं सब एडिटर्स में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था रवि। रवि से भी धीरे धीरे निखिल की जान पहचान हो गई और फिर दोस्ताना हो गया। रवि के पास एक बाइक हुआ करती थी और अक्सर निखिल रवि के साथ बैठ ऑफिस आ जाया करता था, या फिर ऑफिस खत्म हो वापस जब घर जाना होता था तो रवि उसे कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया करता था। धीरे धीरे जब दोस्ती का दायरा बढ़ा तो निखिल ने एक दिन रवि से पूछा कि रवि भाई, आप ये बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं। तो बातों ही बातों में
रवि ने निखिल से कहा कि तुमने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन मैं जिस जगह का रहने वाला हूं उस जगह का नाम है जामताड़ा। जामताड़ा का नाम सुन निखिल की बाँछें खिल गई। निखिल ने कहा कि देखिए, मैं जामताड़ा को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। निखिल की ये बात सुन अब रवि भाई को भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि अक्सर आपको जामताड़ा जैसे शहर का कोई व्यक्ति इतनी आसानी से मिल जाए, ऐसा होना शायद हर समय मुमकिन नहीं है। बहरहाल जामताड़ा का जिक्र सुन रवि भाई खुश हो गए। तो फिर निखिल ने उन्हें बताया कि हम लोग झारखंड से हैं और काफ़ी समय रांची में गुजारा है, लेकिन क्योंकि पापा बैंक में थे और इसके चलते उन्होंने झारखंड के बहुत से शहरों में काम किया और इस बीच उन्हें जामताड़ा जाने का भी मौका मिला। तो अब रवि और निखिल में थोड़ी मित्रता ज्यादा हो गई। अनजाने बड़े शहर में अगर आपको कोई अपने प्रदेश का मिल जाता है तो यूं लगने लगता है कि शायद आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो। दोस्ती गहरी हुई। दोस्ती के चलते अब साथ में उठना बैठना, ऑफिस में काम करना तो एक तरफ, अक्सर ऑफिस आने और जाने के लिए भी रवि और निखिल अब साथ साथ रहने लगे। ऐसे में ऑफिस के बाद कई बार पार्टी का प्रोग्राम भी बनता। एक दिन शाम को रवि और निखिल का प्लान बना कि चलिए ऑफिस से निकलते हैं और किसी बार में जाकर बैठते हैं और कोई जाम से जाम टकराए जाएं। ऐसे में निखिल और रवि दोनों ऑफिस के बाद एक रेस्टोरेंट में चले गए। डिनर हुआ, डिनर के साथ ड्रिंक्स हुई और अब प्रोग्राम ये था कि पहले निखिल को घर छोड़ा जाए। लेकिन रवि भाई ने निखिल से पूछा कि तुम बाइक तो चलाते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्थिति आज बाइक चलाने की नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम ही बाइक चलाओ। निखिल ने बड़ी मासूमियत से रवि भाई से ये कहा कि देखिए, मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। और शायद निखिल ने रवि भाई को बाइक चलाने से बचने के लिए कहा कि देखिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझसे इस स्थिति में बाइक नहीं चलेगी। अब बाइक चला के घर तो जाना ही था। तो रवि ने निखिल को पीछे बिठाया, बड़ी मुश्किल से पहले निखिल को छोड़ा और फिर घर पहुंचे। अगले दिन ऑफिस रवि भाई पहुंचे ही नहीं। निखिल को ताज्जुब तो हुआ, पर लगा कि शायद छुट्टी पे रहे होंगे, कोई काम पड़ गया होगा। एक आध दिन ऐसे ही बीत गया। फिर तीसरे दिन जब रवि भाई ऑफिस आए तो उनके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। निखिल ने हैरत से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। उस दिन मैं तुमसे कह रहा था कि मुझसे बाइक नहीं चलेगी और घर के पास तुम्हें छोड़ने के बाद बाइक स्किड हुई, जिसके चलते मेरा पूरा का पूरा हाथ छलनी हो गया। इसीलिए मैं पिछले 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आया। ये बात सुन के निखिल को अब थोड़ा दुख हुआ। निखिल को लगा मैंने व्यर्थ ही बहाना लगाया, जबकि मैं पूरी तरह से मुस्तैद था और चाहता तो मैं बाइक चला लेता और रवि भाई का ये छोटा सा चाहे वो एक्सीडेंट ना होता। तो निखिल ने झट से रवि भाई को सॉरी कहा, जिस पर रवि भाई ने उनसे पूछा कि देखिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जानने को पूरी तरह से उत्सुक हूं। रवि भाई का ये प्रश्न सुन निखिल ने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो झट से रवि भाई ने वही प्रश्न दोहराया जो अक्सर हम निखिल से आजकल पूछते हैं कि देखिए, आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, आपको गाड़ी चलाने का शौक भी है, लेकिन आप गाड़ी चलाते नहीं और खरीदते भी नहीं। आज हमें यह मालूम है कि निखिल की वाइफ को भी गाड़ी पसंद है, निखिल की वाइफ भी ये चाहती हैं कि वो गाड़ी खरीदें। निखिल का भी मन है, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं जाकर प्रोग्राम जो है बीच में ही कहीं अस्त व्यस्त हो जाता है।
तो यही प्रश्न उस दिन कुछ बरसों पहले होम 18 के ऑफिस में रवि भाई ने निखिल से किया कि तुम्हें बाइक चलाना पसंद है, तुम अपने चोरी छुपे बाइक चलाने के किस्से मुझसे कह चुके हो और तुम बाइक खरीद भी सकते हो, पर फिर भी तुम बाइक नहीं चलाते और नहीं खरीदते, इसके पीछे कारण क्या है? पहली बार निखिल ने पूरी कहानी रवि भाई को बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं रांची में था, रांची में हमारे घर एक अंकल आए, उन अंकल ने मेरा हाथ देख और कुंडली देख मेरे माँ बाप से कहा कि और कुछ भी ठीक होगा और सब कुछ ठीक होगा इस लड़के के लिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कभी गाड़ी ना चलाए और ना कभी गाड़ी खरीदे। निखिल की ये बात सुन रवि भाई ने कहा निखिल से कि अरे तुम कैसे इन सब बातों पे आज के दौर में विश्वास कर सकते हो? ऐसे ही कोई भी आकर तुम्हें कुछ कहेगा और तुम मान जाओगे? जिस पर निखिल ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अंकल हमारे परिचित हैं और पापा की उनसे पुरानी जान पहचान है, और हाँ, वो जामताड़ा से ही हैं। निखिल की ये बात सुन रवि भाई मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा जामताड़ा से? कौन जामताड़ा से? निखिल ने बताया कि जामताड़ा में हमारे एक जोशी अंकल हैं जो काम के अलावा पामिस्ट्री और इन सब बातों में काफी रुचि रखते हैं और पापा का उन पर प्रगाढ़ विश्वास भी है। निखिल की ये बात सुन रवि जोर जोर से हंसने लगे। निखिल ने उनसे बोला कि देखिए, मैंने आपसे ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपको इतनी हंसी आ रही है? तो हंसते हंसते रवि भाई ने कहा कि जामताड़ा के जोशी अंकल जो काम के साथ साथ पामिस्ट भी हैं, दरअसल वो मेरे पिताजी हैं। मेरा पूरा नाम रवि जोशी तो है। निखिल ने जब ये बात सुनी तो रवि के साथ साथ निखिल की भी जोरों की हंसी निकल गई। संयोग कि जो आदमी निखिल से बाइक चलाने को कह रहा है, बरसों पहले उन्हीं के पिताजी ने निखिल के ऊपर गाड़ी ना चलाने की पाबंदी लगाई, जिसे निखिल आज तक निभा रहे हैं। तो उस दिन जब हम लोग क्लाइंट के काम खत्म कर ऑफिस से वापस अपने होटल की तरफ आ रहे थे और निखिल मेरी गाड़ी चला रहा था, निखिल ने मुझे एक किस्सा सुनाया। कुछ संयोग, कुछ कोइंसिडेंस, कुछ किस्से मासूम होते हैं लेकिन उनमें अपनी एक एक्साइटमेंट होती है। जामताड़ा के पंडित जी इसी तरह का एक किस्सा है। तो दोस्तों, ये था किस्सा जामताड़ा के पंडित जी। कैसा लगा आपको ये किस्सा? लिखिएगा हमें, भेजिए अपने सुझाव, और हाँ, अगर आपके पास किस्से हैं वो भी भेजिए, और यूं ही बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।